हेलो टॉल ऑफ यू गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह टोडीवाल। आप लोग मुझे द डीएसटी के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाई महात्मा गांधी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कि आखिरकार महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको हमने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यानी कि आपकी संविधान सभा जो थी उस टाइम पर, उसमें उन्हें ऐड क्यों नहीं करा गया, क्यों वो संविधान बनाने के पार्ट नहीं बने थे हमारे देश के राष्ट्रपिता। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आज और समझेंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पार्ट नहीं थे, और क्या इसमें सच में कोई किसी तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई किसी तरह का जाल था। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली चीज़ कि आज हम पढ़ने वाले क्या वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की इतिहास पता करेंगे। मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कितने शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा कि आपका आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड उठाई थी, राइट। फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से हम मान सकते हैं कि गांधी जी जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पार्ट नहीं थे। इन वजहों की बात करेंगे। जैसे पहली आपकी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे उस टाइम पर, है ना, वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे, वो एनार्किस्ट थे, वो मास लीडर थे, अम्बेडकर जी की वजह से नहीं बने, है ना, या फिर इनके अलावा और कोई किसी तरह की साजिश थी कोई तरह की, है ना, या फिर, और लास्ट में हम बात करेंगे आपका रियलिटी क्या थी, है ना। रियलिटी के साथ ही हम कंक्लूजन कर देंगे वीडियो में और ख़त्म करेंगे वीडियो को, राइट। तो वीडियो में इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में हम, और एक एक करके चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए, आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस जल्दी से मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास इंग्लिश हो, अच्छी बोलनी आए आपको इंग्लिश, तो आपको बहुत सारी फील्ड्स में आपको हेल्प मिलती है ना। आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ, आपके ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कोर्स है ना, और एजुकोच के साथ मिलकर आपको एक कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा ही कम प्राइस में मिल रहा है ऑफर के दौरान, न्यू ईयर ऑफर के दौरान, है ना, ईयर एंड सेल टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके तहत, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आपको ग्रामर सिखाई जाएगी, आपको इंग्लिश बोलनी सिखाई जाएगी, आपकी वोकेबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग आपके बढ़ाए जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट मिलेगा किसकी तरफ से, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। ब्रिटिश काउंसिल आपको पता होगा कि इंडिया में अगर आपको कहीं पर भी इंग्लिश सीखनी है तो ब्रिटिश काउंसिल से बढ़िया चीज़ जगह नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आपकी लिसनिंग स्किल्स यानी कि आपकी सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे, इंग्लिश को सुन के समझने की, है ना। और ये आपका ई कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा, तो आप इसे घर बैठे आराम से देख सकते हैं, राइट। तो इन सब फैसिलिटीज़ के साथ आपको एक कोर्स मिलेगा और इस कोर्स में आपको 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक कोर्स को करने की ही आपको 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे, किसकी तरफ से, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, ठीक है। और इसका प्राइस क्या है, अगर आप ओरिजिनल प्राइस लोगे तो आपको मिलेगा ये 3,999 का, यानी कि 4,000 के आसपास का, और वो भी 3 मंथ्स के लिए। पर अगर आप एजुकोच की तरफ से लेते हो इस कोर्स को तो आपको मिलेगा ये मात्र 599 में, और वो भी 6 मंथ्स के लिए, राइट। तो अगर आपको एक कोर्स लेना है तो आपको लेना कैसे है, आपको कॉन्टैक्ट करना है मेरे से इस नंबर पर, इस ईमेल आईडी पर, या फिर इस वेबसाइट पर। इन तीनों ही चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। आप इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाइए, मेरे को मैसेज करिए और इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए, जो कि आपको कोर्स मिलेगा कितने में, मात्र और मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में, यानी कि 600 रुपये से भी कम के प्राइस पे, राइट। चलिए, तो अब एक एक करके चीज़ों पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है सर, सबसे पहले आपके सामने एक इमेज है जिसमें है इंडिया इंडिपेंडेंट, यानी कि ये उस दिन का अखबार है जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 का अखबार है ये, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम है। क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं अखबार की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पुराना अखबार है, तो इस वजह से क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाई मेरे को अखबार की, ठीक है। तो ये जो अखबार है आपका, ये बता रहा है कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो गया है इंडिया के अंदर, और अब इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आज़ाद देश है, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स ओवर। तो आज हम इसी असेंबली के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पर डाली है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद है ये आपका वो दिन जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है। ये आपका दिन कौन सा, 30 जनवरी 1948 का। इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी गांधी जी की, ठीक है। ये उस दिन का अखबार है, असैसिनेशन ऑफ मिस्टर गांधी, ठीक है, असैसिनेशंस ऑफ मिस्टर गांधी, ये आपके उस दिन की न्यूज़ है। तो ये सब चीज़ें बताई थी आपको। अब बढ़ते हैं चीज़ों की तरफ आगे, ठीक है। अब मेन कंटेंट शुरू करते हैं अपना, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है
उसकी हिस्ट्री क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले जो डिमांड थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसने उठाई थी? वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। कब? 1885 में। ठीक है, ये आपकी कांग्रेस के शुरुआती दिनों के टाइम था ये, है ना। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आपके करी थी कब? 1922 में पहली बार सबसे उन्होंने ये बात अपनाई थी और ये बात समझाई थी लोगों को कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, यानी कि भारत का संविधान जो है वो भारत के लोगों के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इन्होंने मांगी थी। फिर मोतीलाल नेहरू साहब ने 1924 में डिमांड करी थी कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है ना वो इंडिया में ही बननी चाहिए। ठीक है, और फिर एम एन रॉय साहब जो थे 1934 में, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करी थी। फिर उसके बाद 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अगस्त ऑफर लाया था जो कि फेल हो गया था। फिर इसके बाद सेकंड कैबिनेट मिशन था जिसने सैंक्शन दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, इस चीज़ को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है आपको वीडियो में, है ना, इंडियन प्रियम्बल वाली वीडियो में। आपको उस वीडियो को यहाँ पर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिए। बड़े अच्छे से फैक्ट बताए मैंने उसमें आपको, जो आपको अब तक नहीं पता होंगे। ठीक है, तो उसे पढ़ना एक बार। और अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है मेन चीज़ आज का हमारा कंटेंट, जो कि पॉसिबल रीजंस व्हाई गांधी डिड नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, ये पूरी तरह से फैक्ट बेस होगा, है ना, यानी कि मैं आपको बस फैक्ट बताऊंगा, कोई ऐसी हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बताऊंगा सोचकर कि भाई ऐसा हो सकता था कि ऐसा हो सकता था। मैं आपको सारे फैक्ट बताऊंगा कि भाई ऐसा इसलिए हुआ और ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। सिंपल सा रीज़न है कि उस टाइम पर इंडिया जो है डिवाइड हुआ था, इंडिया जो है विभाजन हुआ था इंडिया का, और जो है हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तो वो पूरे इंडिया का टूर कर रहे थे, गांधी जी जो है उस टाइम पर पूरे इंडिया का टूर कर रहे थे, और जिसमें वो हर जगह जाकर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ वही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है ना उस टाइम पे मास लीडर थे, वो एक ऐसे लीडर थे जो कि पूरे देश को एक साथ लेके चल रहे थे उस टाइम पे, है ना, पूरा देश उन्हें अपना लीडर मानता था। इसी वजह से ये काम जो है पूरे देश में शांति लाने का काम जो है महात्मा गांधी उस टाइम पे कर सकते थे, और वो ये काम कर रहे थे। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है? ये है, अब कुछ फैक्ट बेस हैं जो कि गांधी जी अगेंस्ट थे पार्लियामेंट के। जो गांधी जी जो है वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे। मतलब क्या इस बात का? सर गांधी जी जो है ना एक एनार्किस्ट थे, यानी कि वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे, ऐसी सरकार चाहते थे जहाँ पर सरकार हो ही ना। ठीक है, वो पार्लियामेंट के बिल्कुल अगेंस्ट थे, पार्लियामेंट को बिल्कुल नफरत करते थे वो। और उन्होंने एक बार पार्लियामेंट को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर कर दिया था। ठीक है, और उन्हें कहते थे कि मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल होता है ये। ठीक है ना, मिनिस्टर जो हैं वो उसे अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, और वो लोगों की जो चिंता होती है उसके बारे में कुछ फैसले नहीं लेते, ढंग के फैसले। इसकी वजह से देश में अराजकता फैली रहती है। ठीक है ना, दे डो नॉट केयर फॉर द पार्लियामेंट, दे यूज इट फॉर देयर ऑन बेनिफिट। ये आपका कहना था महात्मा गांधी का। क्या? कि भाई मिनिस्टर्स जो है ना वो पार्लियामेंट के जो असली काम होते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है, बस वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, जिससे करप्शन बढ़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, और देश जो है खत्म हो जाता है फिर एक धीरे धीरे करके। ये था गांधी जी का मानना। ठीक है, तो MP वोट फॉर द पार्टी आर एंड अनेबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है कि आपके MP जो होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो एक पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि BJP पार्टी है एक, कांग्रेस पार्टी है एक। ठीक है, तो इन पार्टीज के MLA होते हैं, MP होते हैं। तो ये जो है पार्टी के अंडर रह के काम करते हैं, ये देश के लिए काम नहीं करते, ऐसा गांधी जी का मानना था। इनका क्या मानना था गांधी जी का? गांधी जी कहते थे कि जो आपका MP जो होगा ना वो अपने लोगों की सुनने की जगह उस पार्टी के अध्यक्ष की सुनेगा जिस पार्टी का वो मेंबर है। ये आपका मानना था गांधी जी का। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती भी हैं आजकल में। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते थे गांधी जी? गांधी जी कहते थे नो रियल ऑनेस्टी एंड लिविंग कॉन्शियस एज दे ऑफन इंडल्ज इन ब्राइबरी ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स। मतलब क्या है कि गांधी जी सिंपल कह रहे हैं कि वही उनके अंदर कोई जो MP वगैरह होते हैं उनके अंदर कोई ऑनेस्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो है रिश्वत वगैरह लेते हैं, चाहे वो पैसे की हो या फिर नॉन पैसे की हो, कैसी भी हो, पर वो रिश्वत वगैरह लेते हैं, और इससे उनके अंदर कोई ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कुछ। ठीक है, लिविंग कॉन्शियस नहीं होती उनके अंदर कुछ। ये आपके गांधी जी का कहना था। गांधी कंपेयर्ड पार्लियामेंट विद स्ट्राइल वुमेन एंड एज ही थॉट इट इज़ अनप्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन। मतलब वो कुछ काम नहीं करता पार्लियामेंट, आपका बस नाम का है पार्लियामेंट, उसका कोई अपना कुछ काम नहीं होता। ये आपके गांधी जी का मानना था।
ठीक है। तो गांधी जी जो है पार्लियामेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, जिसकी वजह से सिंपल सी बात है, इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम पर, आपके नेहरू जी जो है इंडिया में उस टाइम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लाने की सोच रहे थे हम सब मिलके, है ना। अब जब इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आने की सोच रहे हैं हम, तो क्या गांधी जी जो है इसके खिलाफ हैं गांधी जी, तो क्या गांधी जी उसके साथ देंगे? नहीं देंगे सर। तो गांधी जी, सिंपल सी बात है, गांधी जी जब इंडिया में पार्लियामेंट आ रहा है और गांधी जी पार्लियामेंट के अगेंस्ट है, तो गांधी जी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये बात थी आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से गांधी जी जो है बेसिकली पार्लियामेंट का यानी कि आपके पार्ट नहीं बने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ठीक है। अगली चीज़ क्या है सर? गांधी क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ एंड इज फेथ इन एनार्की। मैंने अभी बताया था आपको एनार्की के बारे में, ठीक है। तो एनार्की क्या होता है? एनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी तरह की सरकार होती है जहाँ पर आपकी बेसिकली राज्य नहीं होता, है ना, पार्लियामेंट नहीं होता, राज्य नहीं होता। राज्य से मेरा मतलब स्टेट, जो आपकी अथॉरिटी होती है ना, वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपके छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो एक गाँव पर एक पंचायत का राज है, ऐसे ही यहाँ पर पंचायत का राज है, एक इस गांव पर पंचायत का राज है। तो ऐसे ऐसे आपके ग्रुप होते हैं। ये इसमें कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है, एक स्टेट नहीं होता इसके अंदर कोई, ठीक है। नाउ ही हिमसेल्फ बीइंग अ लॉयर, ही क्रिटिसाइज्ड द प्रोफेशन एज, इन्होंने, ये खुद भी एक लॉयर था, आपको पता होगा। तो ये कहते क्या थे लॉयर्स के बारे में? लॉयर इज अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर डिस्प्यूट इंस्टीड ऑफ रिजॉल्विंग। मतलब क्या है इनका कहना था कि भाई जो आपका लॉयर जो होता है ना, वकील जो होता है, उसका काम ऐसा, वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपके डिस्प्यूट्स को यानी कि आपके लड़ाई झगड़े को बनाता है उसे सुलझाने की जगह, ठीक है। अब ऐसा क्यों करता है वो? अब ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इससे आपके लॉयर जो है ना, उसे पैसे कमाने का मौका मिलता है। अगर उसको लड़ाई वगैरह होगी सोसाइटी में, तो आपके सिंपल सी बात है, लॉयर को पैसे कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मानना था गांधी जी का, जिसकी वजह से वो लॉ के अगेंस्ट थे, ठीक है, कानून व्यवस्था के अगेंस्ट थे वो, है ना। नाउ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ वाज बेस्ड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल फॉर हिम नॉट टू टेक पार्ट इन एनी लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ था ना गांधी जी का, उन्होंने उसके वजह से गांधी जी जो है किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करा उन्होंने, ठीक है। एज ही बिलीव्ड दैट ट्रूथ इज गॉड एंड अल्टीमेट रियलिटी। गांधी जी का मानना था कि सत्य जो है ना, वो एक भगवान है और वही अल्टीमेट रियलिटी है। ह्यूमन लॉ मेकर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग अल्टीमेट ट्रूथ, सो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू पनिश अदर्स। मतलब क्या है कि आपके जो इंसान जो कानून बनाते हैं ना, उनके अंदर इतनी सक्षमता नहीं होती कि वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है यानी कि सत्य जो है उसे देख सकें, और इसी वजह से उनकी कोई अधिकार नहीं है उनका कि वो दूसरों को सजा सुनाए, ठीक है। तो ये आपका गांधी जी का मानना था। और इसके अलावा एज ही बिलीव दैट अपोनेंट्स व्यू कैन बी राइट अकॉर्डिंग टू हिम, एज ही बिलीव्ड दैट अपोनेंट्स व्यू कैन बी राइट अकॉर्डिंग टू हिम दो इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कि आपका हो सकता है कि आपके सामने वाला जो है उसकी बात सही हो, जबकि कानून के हिसाब से वो गलत हो। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही होती हैं पर वो कानून में लिखी नहीं होती, तो वो गलत मानते हैं उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये कानून तो गलत है, ये कानून तो गलत है ना। ऐसे कई चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। सो इट इज़ नॉट मोरल टू पनिश हिम एज यू योरसेल्फ डू नॉट नो द ट्रुथ। तो गांधी जी का कहना था कि अगर आपको खुद को ही सच्चाई नहीं पता तो आप दूसरों को कैसे सजा दे सकते हो, ठीक है। तो गांधी जी बेसिकली जो है कानून के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि एनार्की आए। एनार्की क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर आपकी सरकार जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट क्या है, अगली वजह क्या है? ही वॉज एन एनार्किस्ट एंड डिड नॉट बिलीव इन स्टेट, हैंस इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। तो गांधी जी का जो अपना कॉन्सेप्ट था वो स्वराज का कॉन्सेप्ट था। मतलब गांधी जी जो है ना, वो चाहते थे कि भाई स्वराज आए, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे गांव हो, उन पे पंचायत राज करे, मतलब लोग खुद राज करें अपने ऊपर, उनके कोई एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, कोई ऐसी सरकार ना हो जो लोगों के ऊपर राज करे, लोग अपने ऊपर खुद राज करना चाहिए लोगों को, ठीक है। ही सॉ स्टेट एज एम्बॉडीड of violence and immorality, so rejected the state as he believed। अच्छा, यहाँ पे स्टेट जो है ना, स्टेट का मतलब कोई राज्य से नहीं है, ठीक है। स्टेट का मतलब जो है पॉलिटिकल साइंस में होता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे होते हो ना,
तो स्टेट के दो मतलब निकलते हैं, एक तो राज्य जो आपका ज्योग्राफी वाला भी हो जाता है, और इसके अलावा स्टेट का मतलब जो होता है पॉलिटिकल साइंस में मेन तौर पर वो सरकार से होता है, ठीक है, सरकार या फिर कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी जो कि कानून व्यवस्था की देख रेख करती हो, ऐसा कहते हैं स्टेट को, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सो ही सॉ स्टेट एज एम्बॉडीमेंट ऑफ वायलेंस एंड इमोरलिटी, सो रिजेक्टेड द स्टेट एज ही बिलीव्ड स्ट्रांगली इन सत्य एंड अहिंसा। मतलब क्या है, तो गांधी जी का मानना था कि आपका जो स्टेट होता है ना वो वायलेंस करता है बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है, आपको सजा देते हो आप लोगों को तो वायलेंस तो करनी पड़ती है ना, अब वायलेंस करोगे। जैसे उस टाइम पर अंग्रेज थे, उस टाइम पर क्या थे आपके अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज आपके सजा देते थे, सजा से क्या होता था अहिंसा, अहिंसा का जो है वो खंडन होता था अहिंसा का, ठीक है। मतलब मान लो मैंने आपने कोई गलती करी, मैंने आपको सुनाई कि भाई आपको 10 उठक बैठक करनी है, 10 अप सिट डाउन करने आपको, ठीक है, तो आप वो कर रहे हो, तो बेसिकली ये क्या है, ये हिंसा है एक तरह की। अब नॉर्मल कानून में तो इससे ऊपर की सजा मिलती है ज़्यादा, है ना, पर बेसिकली ये हिंसा है एक तरह की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि जिसके खिलाफ थे गांधी जी बहुत ज़्यादा, और इस सत्य के साथ भी थे। सत्य की बात मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ट्रूथ वाली बात ना, अल्टीमेट ट्रूथ वाली बात जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी, राइट। तो गांधी जी जो है ये कहते थे कि जो आपका वो है ना उसके पास कोई मॉरलिटी नहीं है, स्टेट के पास कोई मॉरलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उस स्टेट को हमें साथ नहीं रखना चाहिए। ही बिलीव्ड इन न्यूट्रल, प्रोसीजरल और मेथोडोलॉजिकल स्टेट। मेथोडोलॉजिकल स्टेट क्या होता है बताऊंगा अभी। Methodological state is bound to give rise to the phenomenon of manipulation of institution, strength division, discrimination and determinant of weak, poor and ecology। मतलब क्या है, तो गांधी जी मानते थे कि स्टेट जो होता है ना आपका, वो क्या करता है, वो आपके विभाजन को बढ़ावा देता है, वो भेदभाव को बढ़ावा देता है ना, वो कमजोरों को साथ नहीं देता, कमजोरों का, है ना, गरीबों का साथ नहीं देता, और वो इकोलॉजी पे भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। ये सब मानना था गांधी जी का बेसिकली। जो गांधी जी मतलब पूरी तरह से राज्य के खिलाफ थे, स्टेट के खिलाफ थे, सॉरी राज्य नहीं स्टेट के खिलाफ थे, राइट। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे स्वराज। स्वराज क्या है, स्वराज इज सेल्फ रेगुलेशन एंड पावर एंड कैपेसिटी टू रेगुलेट अथॉरिटी व्हेन इट इज अब्यूज्ड। मतलब क्या है, मतलब स्वराज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपकी जो मान लो कुछ भी आपका गलत होता है तो उसका जो भी कुछ सजा वगैरह है वो रेगुलेशन वगैरह खुद हो जाएगा अपने आप, ऐसा इनका मानना था स्वराज से, ठीक है। सो हिज आइडियल ऑफ स्वराज वाज टू रिजेक्टेड स्टेट एंड एस्टेब्लिश सोसाइटी विच वुड बी इटसेल्फ रेगुलेटिंग एंड कोऑपरेटिव। मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें आपका क्या है बेसिकली जो भी आपकी चीज़ें हैं वो लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। मतलब कोई कानून बनाना है लोग खुद बना लेंगे, लोगों को कोई समस्या है लोग खुद उसका समाधान कर लेंगे, एक सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है ना। मतलब इसके लिए अलग से में कोई सरकार की जरूरत नहीं है, ये सब खुद हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो ये मानना था गांधी जी का। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। ही वॉज अ मास लीडर एंड नॉट अ कमेटी मैन। मतलब क्या है, मतलब आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है आपको तो कोई बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत लंबा चौड़ा काम है, ठीक है, पेशेंस वाला काम है बहुत ज़्यादा। कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे थे। वो कितने दिन लगे थे वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, कितने दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो ये जो टाइम था बड़ा 2 साल का 3 साल का लगभग, है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारा पेशेंस चाहिए थे, ठीक है, नेगोशिएटिंग स्किल चाहिए थी। मतलब कि जब इतने सारे लोग आपस में बैठे हैं, 200-300 लोग आपस में बैठे हैं और एक आदमी लिख के बताता है कि सर ये मैं कानून डालना चाहता हूँ, तो हो सकता है 200 में से कुछ 10-15 को आदमी को समझ नहीं आए, तो उनसे नेगोशिएशन करना पड़ता है, उनसे थोड़े मोल भाव करने पड़ते हैं, सर ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फिर उसे डालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें गांधी जी नहीं कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था, ऐसा लोगों का कहना है। तो जब गांधी जी ऐसा नहीं कर सकते थे तो गांधी जी बेसिकली क्या थे, मास लीडर थे। वो जन लीडर, जो लोगों की आवाज़ थी ना उसे कमेटी तक पहुँचाते हैं, ना कि कमेटी में बैठ कर कोई फैसला लेते थे। तो ये बात है आपकी, ठीक है ना। और ये गांधी जी इस काम में, कमेटी वाले काम में बड़े एक्सपीरियंस में नहीं थे। वो किस में एक्सपीरियंस थे, वो लोगों के लीडर की तरह पे एक्सपीरियंस थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अगली चीज़ क्या है, बिकॉज ऑफ अम्बेडकर। अब ये बड़ी अटकलें लगाई जाती है, सर गांधी जी जो है अम्बेडकर की वजह से संविधान सभा के पार्ट नहीं थे। तो इसके मैं बताता हूँ आपको चीज़ें। अम्बेडकर जो है वो लॉ स्कॉलर थे बहुत बड़े, है ना, यानी कि वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, है ना। ही वॉज much more suited to frame the constitution. The committee had brilliant people from all walks of life, including whose were opposed to the Congress, ठीक है।
मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग जगहों से आते थे और कुछ ऐसे भी थे जो कांग्रेस के खिलाफ थे, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह जो है ये सब वहाँ पर थे, ठीक है। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड मौलाना आज़ाद वर ऑल्सो हैवली इन्वॉल्व्ड। गांधी डिड नॉट नीड टू बी इन्वॉल्व सिंस अदर कैरिड हिज वॉइस इन, यानी कि आपके जो ये नेहरू जी जो हैं, पटेल जी जो हैं, राजेंद्र प्रसाद जो हैं, मौलाना आज़ाद जो हैं, ये गांधी जी के बड़े करीबी थे। तो गांधी जी को खुद कमेटी के अंदर आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सब जो है गांधी की आवाज़ अपने आप वहाँ तक पहुँचा रहे थे। लुक एट द फोकस ऑन विलेज एग्रीकल्चर, सेल्फ रिलायंस एक्सेट्रा एंड यू विल सी द गांधी देयर। मतलब जो आपके संविधान में गाँव की बात करी गई है, एग्रीकल्चर की बात करी गई है, सेल्फ रिलायंस की बात करी गई है ना, इसके अलावा आपके पंचायती राज की बात करी गई, ये सब क्या है? ये सब गांधी के स्वराज मॉडल की तो है। और ये सब वहाँ पर कौन आए थे? ये सब आपके संविधान सभा में, अभी संविधान में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ आपके अंबेडकर साहब ने डाले, कुछ है ना पंचायती राज जैसे सिस्टम, और इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर वगैरह नेहरू जी वगैरह ने डाले। तो मतलब गांधी, ऐसा नहीं है कि गांधी जी की जो भी विचारधारा थी वो हमारे संविधान में है ही नहीं, वो है, पर गांधी जी ने खुद नहीं डाली। जो गांधी के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे, नेहरू, पटेल जैसे, उन्होंने उसे डलवा दी वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर चेयरिंग also sent out to the strong political message that the untouchables would not face discrimination। यानी कि उस टाइम पे बड़ा एक विवाद चल रहा था कि भाई जो आपके अछूत वगैरह लोग जो होते हैं ना, है ना, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है, छोटी कास्ट, सो कॉल्ड छोटी कास्ट के लोग, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अंबेडकर जो हैं, जो उन्हीं के प्रतिनिधि थे, किसके? अनटचेबल्स के, यानी कि अछूतों के मुखिया थे, उसके इनके अनटचेबल्स के मुखिया थे एक तरह के, ठीक है, अंबेडकर जी उस टाइम के। तो अंबेडकर जी को जब ये इस काम के लिए बनाया गया कि आप संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके आपके अध्यक्ष होंगे, तो उन लोगों को भी तसल्ली होगी कि सर आपके साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिख रही थी वहाँ पर उस टाइम पे, राइट। नाउ इट इज़ ऑल्सो एंश्योर्ड दलित वॉइस वुड बी हर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके दलित की जो आवाज़ है वो दबेगी नहीं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखी जाएगी, सुनी जाएगी। नेहरू वॉज वेरी श्योर। नेहरू साहब जो हैं बड़े जो हैं उस टाइम पर इस चीज़ को लेकर मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को प्ले करा, है ना। और इसी वजह से जो है दलित एम्पावरमेंट वगैरह काम जो है इंडिया में बड़े अच्छे से चल रहे थे नॉर्मली, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स थी जो कि नेहरू साहब ने बड़े अच्छे से करी, ठीक है, इसे बड़े अच्छे से निभाया, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेंसी इन लिविंग हिम आउट, मतलब ऐसी कोई कॉन्स्पिरेंसी टाइप की है कि जो उसकी वजह से गांधी जी को इसका पार्ट नहीं बनाया गया। तो देयर वॉज नो कॉन्स्पिरेंसी इन लिविंग हिम आउट, जस्ट दैट ही वॉज नॉट द राइट मैन फॉर द जॉब। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनको कोई कॉन्स्पिरेंसी या कोई साजिश के तहत उसको नहीं डाला गया गांधी जी को उस कमेटी के अंदर, ऐसा नहीं, पर वो एक सही आदमी नहीं थे बस वो इस काम के लिए, ठीक है। ये सही आदमी क्यों नहीं थे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ही वॉज अ कमेटी मैन, ही वॉज अ मास लीडर नॉट अ कमेटी मैन। मतलब वो एक मास लीडर थे, वो जन लोगों के जो लीडर थे, ना कि वो किसी कमेटी में बैठकर काम करने वाले इंसान थे, ठीक है। इन द एंड वन मस्ट एडमिट दैट अंबेडकर एंड कंपनी डिड एन मैग्निफिकेंट जॉब पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर, यानी कि आखिर में हमें यही मानना चाहिए, हमें सबको पता है कि अंबेडकर और उनके जो सहपाठी थे, उनके जो लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम करा और एक बड़ा ही बेहतरीन हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन रखा, ठीक है। और अब इसके अलावा रियलिटी, मतलब फाइनल कंक्लूजन करते हैं वीडियो खत्म करने से पहले। एक बार बताया था आपको मैं कि इसमें क्या है, क्यों गांधी जी जो है बेसिकली पार्ट नहीं बने किसका। सबसे पहली चीज़, वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे, वो एनार्किस्ट थे, वो गवर्नमेंट के अंदर कोई बिलीव रखते ही नहीं थे, ठीक है। और उसके अलावा फिर वो लास्ट में ही वॉज अ मास लीडर एंड नॉट अ कमेटी मैन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इनकी वजह से गांधी जी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट नहीं बने थे, राइट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, then give me a like, right? Give the efforts a like, subscribe to the channel and share it with your friends, and also share your thoughts in the comment section। आप अपने, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ चुका हूँ या भूल चुका हूँ जिसको यहाँ पर होना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और हम इसको लेकर चर्चा जरूर करेंगे, है ना। एक नई वीडियो बना देंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे, लाइव वीडियो करके उस पर डिस्कशन कर लेंगे हम, राइट। तो आपको इन चीज़ों को बताना है कमेंट करके कि सर आपको ये चीज़ डालनी चाहिए थी, या फिर ये वजह आप भूल गए डालना, ठीक है, या फिर आपने ये चीज़ गलत बोली है, ये चीज़ सही बोली है। जो भी कुछ आपके विचार हैं वो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
इंस्टाग्राम वगैरह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बस आपको आराम से जाना है, आपको आराम से बस अपने विचार जो है शेयर करने हैं, राइट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा जरूर, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो में उनके उत्तर भी जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मीट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, टाटा, सी यू।